बिहार बोर्ड के इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आपके सेंटर परीक्षा 2024 का जो आयोजन हो रहा है, तो इसमें आपका हिंदी और अंग्रेजी का पेपर पीछे किसी कारणवश उसका डेट वगैरह आगे बढ़ा दिया गया था, जो 23 नवंबर के दिन आपका एग्जाम होगा। तो ऐसे में अंग्रेजी के पूरे प्रश्न पत्र का हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। हिंदी का पेपर का अभी के इस क्लास में हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव ध्यान से सीखेंगे। ये तो ठीक है, आप 23 के दिन जाकर एग्जाम देकर आ जाइएगा, उसमें से आधा प्रश्न आपको छोड़ना है, आधा बना देना है, लेकिन ये सभी प्रश्न आपको समझ के रखना जरूरी है इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, और डिटेल एनालिसिस के रूप में समझना है, क्योंकि ये आपके पास पहला मॉडल पेपर समझिए जो कि बता गया कि दोगुना प्रश्न आ रहा है, कौन कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है हिंदी में या जो भी विषय का एग्जाम हुआ है उसमें, और किस स्तर के प्रश्न आ रहे हैं। तो डिटेल में चीजें समझिएगा, सीखिएगा, इसीलिए हम लोग इस प्रश्न पत्र की बार बार चर्चा कर रहे हैं, और आप इसको मतलब कि ये बारीकी से हर एक चीज जो भी बिहार बोर्ड का उद्देश्य था सेंटअप एग्जाम का, वो चीजें समझने का प्रयास कीजिएगा। और यहां से कुछ प्रश्न इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में भी देखने को मिलेंगे, तो सारा प्रश्न याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा आप भी साथ में, ठीक है। एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, देख लीजिए, चाहे आपका आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई भी स्ट्रीम हो आपका, आप जानते हैं हिंदी का सेंटअप एग्जाम का पेपर सेम है, सेंटअप परीक्षा 2024 का आयोजन और सबका प्रश्न पुस्तिका सेट यही है। फाइनल बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो 10 सेट में प्रश्न सेट होता है, ए से लेकर जे तक। देखिए हिंदी का है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सबके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि 100 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, पूरा 100 में 100 आप लोग भी उत्तर दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा किसी भी हाल में, मिनिमम टारगेट मैं आपका दे रहा हूं कि 100 में 60 प्लस यहां पे सही करने का। कल 50 बनाना है, लेकिन आपको 100 में 100 याद रखना है फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण 6 टाइप का जो सब्जेक्टिव प्रश्न है, ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, सीधे चलते हैं प्रश्न पत्र पे। यहाँ पे देखिए फिर वही बात रिपीट हो रहा है। चलिए पहला प्रश्न की 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 50 का आपको जवाब OMR शीट पे देना है। प्रश्न पूछता उत्तर कैसे आपको लिखना है, आप मैं भी सिखाया था सेंटअप एग्जाम का, आप देख रहे हैं प्रश्न पत्र कैसा रहा, पहले पृष्ठ पे OMR शीट है, उसी पे आंसर इसका देना है। पहला पे प्रश्न आपसे पूछा है कि प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण क्या होगा। तो जो विशेषण से देखिए खूब प्रश्न आएगा इंटर बोर्ड एग्जाम में भी, क्योंकि सेंटअप एग्जाम का पहला प्रश्न ही विशेषण से है। तो विशेषण क्या होता है, जो किसी चीज की विशेषता बतलाए। अब प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो प्रतिष्ठा विशेषता बतला रहा है, नहीं बता रहा है, तो वही हम कहें प्रतिष्ठित, क्या कहें, प्रतिष्ठित, तो विशेषता बता रहा है। जैसे आप कह रहे हैं प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, इसलिए प्रतिष्ठित क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। फिर कह रहा है उसी तरह कि पुस्तक शब्द का विशेषण क्या होगा। अब पुस्तक तो संज्ञा है, विशेषण है नहीं, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब इसका विशेषण बताइए, जिसे पुस्तक का विशेषता मतलब पुस्तक शब्द लगे विशेषता बताने, तो हम कहें पुस्तकीय। जैसे हम कह रहे हैं कि पुस्तकीय ज्ञान, तो ज्ञान के विशेषता बता रहे हैं, ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ है, पुस्तक से, तो ऑप्शन ए इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है अगला प्रश्न 4 नंबर पे कि नमक शब्द का विशेषण बताइए। देखिए विशेषण से कितना प्रश्न है, तो नमक भी विशेषण नहीं है, विशेषण बनाए तो नमकीन। जैसे कह रहे हैं कि कोई मतलब कि पदार्थ है, नमकीन पदार्थ है, तो पदार्थ की विशेषता बता दिया, पदार्थ कैसा है, नमकीन है, तो विशेषण हो गया। कर सरोवर का संधि विच्छेद बताइए। तो सरोवर का संधि विच्छेद जल्दी से आप लोग भी उत्तर देंगे, 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो ये जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है, और इसमें क्या हो जाएगा, सरह प्लस वर मिलकर क्या बना देते हैं, सरोवर। चलिए 5 नंबर प्रश्न यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। कह रहा है कि सभी स्वर संधि का उदाहरण है, लेकिन किसमें दीर्घ की मात्रा आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए गिरिंद्र में दीर्घ हो जा रहा है, तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। ध्यान से चीजें समझते चलिएगा। अब 6ठा नंबर पे प्रश्न आया है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जो पंचम है ये आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है, पम प्लस चम होता है, तो यहाँ पे हलंत वाला होगा, व्यंजन वर्ण के साथ जब मेल हो तब व्यंजन संधि होता है। दुरात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दुरात्मा भी आपके विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसका भी संधि विच्छेद होता है दु प्लस आत्मा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। यहां से विशेषण फिर आपका संधि विच्छेद, ये दो चीजें पढ़ लेना है आपको इंटर बोर्ड एग्जाम में, यहां से खूब प्रश्न रहेंगे। ऐसे सेंटअप एग्जाम का तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखेंगे तो प्रवृत्त जो है ये बिल्कुल सही से लिखा गया है। अच्छा, प्रांगण में क्या होना चाहिए, अड़ होना चाहिए, अधीन होता है, अधीन थोड़ा वो होता है, तेलांजलि थोड़ा होता है, तिलांजलि होता है, तो बाकी तीनों ऑप्शन में गलत लिखा गया था, एक ही शब्द सही था, प्रवृत्त।
9 नंबर पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्वंद्व समास है। तो पूरा समास में आपको सिखा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, इसी चैनल पे टेस्ट भी ले लिया हूं पूरा समास का। तो देखिए समास में हम लोग क्या चर्चा करते हैं कि द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान हो। तो ध्यान से देखेंगे तो शिव पार्वती में शिव और पार्वती समास विग्रह करेंगे, दोनों पद प्रधान हो जाएंगे, तो यही हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर। यहां पे प्रश्न है, कह रहा है कि पसेरी शब्द में कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास कौन होता है, जिसका बाद वाला पद प्रधान हो, मैं आपको सिखाया था। द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान और कर्मधारय जिसमें विशेष से विशेषण या उपमान उपमेय का बोध हो। अब कह रहा है पसेरी समास विग्रह करेंगे तो आएगा 5 शेर, मतलब कि 5 शेर, तो मतलब कि 5 शेरों का समाहार समूह। तो 5 पहला पद संख्यावाचक है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि ये द्विगु समास हो जाएगा। तो जो विद्यार्थी करे द्विगु समास उनका उत्तर सही है। निम्नलिखित में कौन शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास है। देखिए तत्पुरुष समास के कई भेद हैं, तो कभी कभी भेद से भी प्रश्न पूछ रहा है, कारक के चिन्ह के आधार पर भी तत्पुरुष समास के भेद हम लोग पढ़ने को मिलता है। तो अब तत्पुरुष समास में ठीक है उत्तर पद बाद वाला पद प्रधान होगा, लेकिन अब जो भी कारक कहेगा ना तो देखिएगा कि कौन सा उसमें जो उस कारक का चिन्ह किस समास के विग्रह में आ रहा है, आप समझ रहे हैं। मतलब तत्पुरुष समास ठीक है सभी का बाद वाला पद प्रधान होगा तो तत्पुरुष है, जैसे धनहीन ये भी तत्पुरुष है, धन से हीन। कामचोर काम में जो चोरी करे वो भी तत्पुरुष है, देश प्रेम ये भी तत्पुरुष है, नराधम। अब सर अधिकरण तत्पुरुष कौन है, तो जो भी यहां पे कारक का नाम दे उस कारक का चिन्ह याद कीजिए और वो चिन्ह देखिएगा किस सामासिक पद के विग्रह में आ रहा है, किसका समास विग्रह कर रहे हैं तो वो चिन्ह प्राप्त हो जा रहा है। तो अधिकरण का साइन क्या होता है, कहेंगे सर में पर होता है, में पर होता है, बिल्कुल। अब देखिए ध्यान से नराधम में, तो हम लोग इसको समास विग्रह कहेंगे तो क्या आएगा कि नर में जो अधम, मतलब कि नर में अधम हो, निकृष्ट हो, तो नर में अधम, तो इसी में का साइन आ रहा है, अधिकरण वाला साइन आ जा रहा है, तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन डी। कह रहा है उपकुल शब्द में कौन सा समास है। तो उपकुल आप देख रहे हैं कि उप क्या है, कहेंगे सर अव्यय है, तो जैसे ही पहला पद अव्यय हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं अव्यय भाव समास, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। डिटेल में समझते चलिएगा, क्योंकि सेंटर एग्जाम में तो आधा बनाकर आप आ जाइएगा, लेकिन चीजें फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। करे आचार शब्द का विलोम क्या होगा, तो आचार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा आपका अनाचार हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा, ठीक है। विलोम मतलब उल्टा। चलिए तिमिर शब्द का विलोम, तो तिमिर मीन्स क्या होता है अंधेरा, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा प्रकाश होगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। कुरूप का विलोम क्या होगा, तो कुरूप का क्या हो जाएगा स्वरूप हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर है। इतना आसान अगर प्रश्न आ जाए, मतलब कि देखिए इसे क्या कर रहा है कि ना आप आसान कह सकते हैं ना हार्ड कह सकते हैं, मीडियम लेवल के प्रश्न आएगा ये बता रहा है। अब इतना आसान प्रश्न है तो समझिए आसानी से सभी विद्यार्थी 50 में 50 हिंदी में ऑब्जेक्टिव सही करेंगे, और सब्जेक्टिव भी कुछ पूछा नहीं गया, मैं पूरा पेपर का सोल्यूशन अभी करा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है तो मैंने बता दिया, इसका क्या होगा स्वरूप होगा। कह रहा सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है, तो देखिए सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा, दो वाक्य है, इस दोनों को संयुक्त कर दिया गया तो संयुक्त तो वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन डी। वाक्य भी चैप्टर महत्वपूर्ण हो गया। अब यहां पे देखिए प्रश्न क्या पूछा है, कह रहा निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य, मतलब तीन जो है गलत लिखा गया, कौन सही से लिखा गया। देखिए भाई बहन आ रही है गलत है, मैं नावों पर सवार था, कई नाव पर एक साथ सवार हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये भी गलत है। वृक्षों पर फल खिल रहा था, ये भी गलत है। वह दंडनीय है, ये सही है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पदबंध से प्रश्न नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नदी में बहता हुआ पानी कौन सा पदबंध है, इसका उत्तर दीजिए। अब नदी में बहता हुआ पानी, पानी कैसा है बह रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो जिस चीज से मतलब वाक्य से जो भी चीज बोधो वही पदबंध हो जाता है, तो विशेषण पदबंध कहेंगे, ऑप्शन सी। कुबेर शब्द का पर्यायवाची, तो कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है यक्षराज, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। कह रहा है आपसे गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो गणेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा महाकाय होता है, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है ये आपसे पूछ रहा है, तो असुर का पर्यायवाची यातुधान होगा, तो ऑप्शन सी आपको रट के जाना, ये पर्यायवाची शब्द से तो असुर का क्या होता है यातुधान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे
कि अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अश्व मतलब घोड़ा, है, वज, वट, ये सभी अश्व का पर्यायवाची शब्द। तुरंग, तो इसमें है देखिए ऑप्शन ए पे है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। करे जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द, तो जो कुछ नहीं जानता है उसको कहते हैं अज्ञ, कि वो कुछ नहीं जानता है। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ, जो बहुत कुछ जानता है वो बहुज्ञ हो जाएगा। अच्छा, और जो कुछ ऐसा शब्द जो कहा नहीं जा सकता है तो अकथनीय। तो इसका सही उत्तर क्या है? फिलहाल ऑप्शन ए। जिसकी उपमा न हो तो वह अनुपम है, जिसकी उपमा न हो वही क्या है? अनुपम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे यहां पे देखिए, इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन डी, जो बहुत बोलता हो। तो जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, ऑप्शन सी। मितभाषी, जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं? मितभाषी। अल्पज्ञ, जिसके पास कम ज्ञान हो। विद्वान, जिसके पास बहुत ज्ञान हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अरे नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नाक पर गुस्सा मतलब क्या होता है आपका? तुरंत क्रोधित होना। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर याद रखेंगे। उसका नाक पर ही गुस्सा है मतलब आदमी तुरंत क्रोधित हो जा रहा है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगर आपसे सिर भारी होना, तो सिर भारी होना मतलब सिर में दर्द होना। कोई कहता है मेरा सिर भारी है, मतलब उसके सिर में क्या है? दर्द है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बात बढ़ाना, मुहावरा का अर्थ क्या होगा? बहस छिड़ जाना। आप किसी से बात बढ़ा रहे हैं मतलब उससे बहस कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपसे 29 पे क्या पूछा। यहां पे देखिएगा, कह रहा है 29 नंबर प्रश्न कि सफेद झूठ का, यहां पे मैं थोड़ा सा इसको चीजें सही कर लूं। चलिए यहां पे देख लीजिएगा प्रश्न क्या है, उत्तर देते चलिएगा कि सफेद झूठ मुहावरे का अर्थ क्या है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सफेद झूठ का मतलब क्या होता है? कि आप सरासर झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं। मतलब देखिए हमेशा साफ रहना रहेगा, झूठ ना बोलना होगा, नहीं होगा। सत्य भाषण होगा, नहीं। तो सरासर मतलब हमेशा झूठ बोल रहे हैं। मीरा गई किस काल का उदाहरण है? तो ये सामान्य भूतकाल है। देखिए मीरा गई तो अंत में ई आ रहा है, तो भूतकाल तो होगा ही, लेकिन ये सामान्य भूतकाल है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अपूर्ण भूतकाल है, नहीं है, क्योंकि अपूर्ण में कहते हैं कि चीजें अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, संदिग्ध है। इसमें संदिग्ध हुआ है, मीरा गई, इसमें संदिग्ध है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। वर्तमान काल है, नहीं है, क्योंकि चली गई है, तो सामान्य भूतकाल हो जाएगा। राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण है? तो ये भविष्यत काल का है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि राम पढ़ेगा फ्यूचर की बात हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है बहन शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है? तो बहने होता है। ये तो बहुआ टाइप प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन शब्द अव्यय का उदाहरण है? तो अव्यय का उदाहरण कौन है? परंतु है। देख लीजिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। परंतु क्या है? हमारा अव्यय है। अव्यय होता है कि जो मतलब कि काल के अनुसार, लिंग के अनुसार जो नहीं बदले, चीजें सेम रहे। तो तुरंत देखिए बदलेगा, नहीं बदलता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 पे प्रश्न आया है कि शब्द किसे कहते हैं? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या करते हैं? शब्द कहते हैं। तो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि मतलब कि वर्णों का, ध्वनियों का मेल होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? सार्थक, मतलब जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, मीनिंगफुल हो, तो वही क्या होगा? शब्द हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या पूछा है 35 पे। 35 पे प्रश्न पूछा है कि आराम शब्द है, आराम जो है वो किस शब्द का उदाहरण है? तो आराम जो है वो विदेशज शब्द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका फारसी भाषा से हिंदी में लाया गया शब्द है। ठीक है, फारसी भाषा से आया है। अब देखिए तत्सम क्या होता है? तो जो संस्कृत से सीधे सीधे प्रश्न आ गए हिंदी में, जैसे उष्ट्र हो गया, आम्र हो गया, ये सभी चीज, तो उसको तत्सम बोलते हैं। तद्भव जो इसी तत्सम के रूप में हम लोग सुधार कर दिए, तत्सम के बिगड़े हुए रूप आप कह सकते हैं। देशज जो देसी भाषा से, जैसे लोटा, डोरी, ये सब देसी भाषा का शब्द आ गया। विदेशज जो विदेशी, जैसे फारसी से, अंग्रेजी से, जैसे हॉस्पिटल वगैरह हो गया, ट्रेन वगैरह हो गया, तो जो मतलब हर एक भाषा से, विदेशी भाषा से शब्द आया है वो विदेशज होता है। तो चूंकि आराम जो है फारसी भाषा से हिंदी में यूज किया गया, तो विदेशज होगा। मयूर शब्द का तद्भव, अब देखिए मयूर संस्कृत का शब्द था, ये तो तत्सम था, तो इसका तद्भव क्या हम लोग यूज करते हैं? मोर, तो ऑप्शन सी। वत्स शब्द है, तो वत्स जो है ये संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में आया है, तो ये तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है आपसे रात को बाहर मत जाओ, यह कौन सा वाक्य है? अब रात को कोई आपसे बोला है कि बाहर मत जाओ, तो इच्छा अपना बता रहा है? नहीं बता रहा है। इच्छावाचक होगा, निषेधवाचक, बिल्कुल आपको मनाही कर रहा है, निषेध कर रहा है कि मत जाना रात को बाहर। संकेत दे रहा है, नहीं दे रहा है। प्रश्न पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर है।
अपयश में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, तो यश हमारा मूल शब्द था, उसमें अप उपसर्ग लग गया तो क्या बन गया? अपयश। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अरे विराम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग पहले रखता है, राम हमारा मूल शब्द था, उसमें वी लग के पूरा शब्द के अर्थ को बदल दिया तो वहीं पे उपसर्ग है, तो विराम हो गया। तो ऑप्शन सी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। 41 पे क्या पूछा है? प्रश्न आपसे कह रहा है कि नी उपसर्ग से बना शब्द इसमें से कौन सा है? किसमें देखिए शुरू में नी आ रहा है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। अच्छा, निर अपराध, तो इसमें नीर आ रहा है, नीर नी सिर्फ आएगा नहीं, नीट कर तो ये अलग कर दीजिएगा तो कोई शब्द बनेगा नहीं बनेगा। देखिए निराकरण, अगर नी हम हटा दे तो राकरण कोई शब्द है नहीं, और शब्द के पहले ही लगता है आपका उपसर्ग। निरोग, तो इसमें निरोग नहीं हो रहा, निरोग हो रहा है। और ये भी देखिए बड़ा नी है, मतलब कि बड़ी वाला मात्रा, वहां पर छोटी वाला पूछा था तो एक ही बचा, तो यही होगा। ऐसे भी यही होता क्योंकि निदान, दान हमारा मूल शब्द था, उसमें नी उपसर्ग जोड़कर क्या बना दिया? निदान बना दिया। अब कह रहे बढ़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगता है, जैसे उपसर्ग हम लोग चर्चा कर रहे थे पहले लगता है, वैसे ही अंत में लगता है प्रत्यय। तो बढ़िया अंत में क्या रहे? ईया, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरह यहां पे पूछा है कि लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आई प्रत्यय हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़े, सभी चीज सही है, आंसर देते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे वीरत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वीर हमारा मूल शब्द था, उसमें अंत में क्या जुट गया? तो वीरत्व बना दिया, तो ऑप्शन सी। हिंदी में कितने लिंग है? तो हिंदी में 2 ही लिंग है, एक आपका पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। निराशा शब्द है, मतलब निराशा का लिंग निर्णय कीजिए तो स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके 46 नंबर प्रश्न का। चलिए ठीक है, सही विद्यार्थी का ऑप्शन बी आ रहा है। 47 पर प्रश्न है कि अनुमान शब्द क्या है? तो अनुमान पुल्लिंग है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। चांदी शब्द क्या है? 48 पे प्रश्न पूछा है, तो चांदी स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में आप जानते हैं कुल सर्वनाम की संख्या 11 है, तो ऑप्शन बी याद रखिए। तर उसका सिर खुजलाता है, इस वाक्य में कौन क्रिया? सकर्मक। देखिए सकर्मक क्रिया क्या होता है, अकर्मक क्रिया क्या होता है कि वैसी क्रिया जिसमें कर्म की संभावना ही नहीं हो। जैसे मैं कहूं कि वह रोता है, वह हंसता है, तो इसमें क्या रोता है, क्या लगाने पर कोई जवाब मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सकर्मक जिसमें कर्म की संभावना है, कि वह सिर खुजला, वह खुजलाता है, क्या खुजला रहा है? सिर खुजला रहा है, तो ये आपका कर्म के साथ क्रिया हो गया सकर्मक। अकर्मक जिसमें क्रिया ही नहीं हो। द्विकर्मक जिसमें 2 मतलब की क्रियाएं हो, 2 कर्म की क्रियाएं हो। और संयुक्त मतलब जिसमें 2 मतलब की क्रिया संयुक्त हो, तो इसका ऑप्शन भी। 50 ही आपको एग्जाम में बनाना है, लेकिन जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि चीजें आपके इंटर बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो इसको समझ के रखिए। कह रहे बालक पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है? तो बालक पेड़ से गिर गया, अलगाव का बोध हो रहा है, तो अलगाव का जैसा ही बोध हो वैसा ही कहते हैं कि आपादान कारक, जैसे कहते हैं पेड़ से पत्ता गिर गया, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हे नाथ मेरी सहायता करो, किस कारक का उदाहरण है? तो हे नाथ, और यहां पे देख रहे हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह है, मतलब कि संबोधन चिन्ह है, संबोधन किया जा रहा है, तो संबोधन कारक हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। करे शुक्रवार शब्द कौन सा संज्ञा है? तो शुक्रवार एक दिन का नाम है, एक दिन विशेष का नाम है। तो जैसे ही पर्सनल चीज हो जाए तो हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक, तो ऑप्शन है। करे निम्नलिखित में से कौन जो है अंतस्थ व्यंजन है? सही विद्यार्थी 54 का उत्तर देंगे, कौन अंतस्थ व्यंजन है? तो य और ल देखिए कहां पे है, तो ऑप्शन डी पे है, तो ऑप्शन डी आपका 54 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 55 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण है? तो ग जो है ये अल्प प्राण है, देख लीजिए, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। घ का उच्चारण स्थान बताइए। तो क ख ग घ कुछ भी पूछे, मतलब क वर्ग से प्रश्न आए तो उसका उच्चारण क्या होता है? कंठ होता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन स्वर एक मात्रिक का उदाहरण, मतलब एक मात्रा में जिसका उच्चारण कर पाए? जैसे बड़ी ई है, इसमें 2 ई है, बड़ा ऊ है 2 ऊ है, ए है तो 2 ए मिलकर बना है, लेकिन यहीं पे ऊ देखिए एक मात्रा वाला स्वर है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। 58 पे प्रश्न आया है कि अनुपमा अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? अब देखिए इसमें देखें, अगर सुंदर शब्द विशेषण है, अगर हम लोग ये चीज चर्चा करें अत्यंत सुंदर है, तो इस सर्वनामिक विशेषण है? नहीं है।
सर्वनाम का बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये गुणवाचक विशेषण है। सुंदर क्या है, किसी की गुण आप बता रहे हैं तो गुणवाचक विशेषण होगा। परिणाम में बता रहे हैं, नहीं बता रहे, संख्या बता रहे नहीं बता रहे, तो एक ही बचा प्रविशेषण। तो जिसकी विशेषता बतलाई जाए तो प्रविशेषण होता है, तो इसमें विशेषता बतलाया जा रहा है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए थ का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जा रहा है, तो त थ द जितने भी त वर्ग हैं सबका हम लोग दांत से उच्चारण करते हैं, तो दंत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न देखिएगा। 1 से 60 तक 60 प्रश्न सीधे सीधे हिंदी ग्रामर से, हिंदी व्याकरण से पूछे गए, और 40 प्रश्न आपके बुक से आ गया, बुक से प्रश्न मिलेगा। कह रहे गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 60 पे प्रश्न आया है, तो गायक का संधि विच्छेद क्या होता है? गय प्लस अक होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सही विद्यार्थी का अब यहां से उत्तर सही आना चाहिए, क्योंकि अब देखिए सारा आपके बुक से प्रश्न उठाकर पूछ रहा है। कह रहे नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? कभी भी आप क्लास को देखें आंसर जरूर दीजिएगा। तो नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जो आपके पहला चैप्टर लिखे हैं बातचीत, बालकृष्ण भट्ट, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल था, ऑप्शन बी याद रखेंगे। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल था, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। कह रहे बर्नार्ड शॉ ने नर को क्या माना है? तो बर्नार्ड शॉ ने नर को अहेर और नारी को अहेरिन माना है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे मालती के पति का नाम क्या था सर? तो मालती के पति का नाम महेश्वर था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि कुलबीर सिंह, इसलिए मैं बोलता हूं कि हिंदी का लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ जाइएगा, क्योंकि यहां से खूब प्रश्न आएगा आपके इंटर बोर्ड एग्जाम में। देखिए स्टैंडअप एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा है। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? भाई थे। बुक पढ़े होंगे तो आपके लिए चीजें आसान होगा। किस रचनाकार का कार्य क्षेत्र बिहार था? कार्य क्षेत्र पूछ रहा है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी का था, तो ऑप्शन सी रट के जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे किस कहानी के शीर्षक पहले गैंग्रीन था? तो जो हम लोग रोज कहानी पढ़ते हैं उसी में गैंग्रीन का जिक्र है, तो इसी का पहले शीर्षक अय्यर जी की जो रचना है गैंग्रीन था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कौन साहित्यकार नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो कौन थे? मोहन राकेश, जिनकी रचना आप पढ़ते हैं सिपाही की मां, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि राम की शक्ति पूजा नामक कृति किसकी है? तो राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है कृति रचना, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 70 पे प्रश्न आया कि निम्नलिखित में से कौन साहित्यकार राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार रह चुके हैं? 70 पे प्रश्न है, तो नामवर सिंह रह चुके हैं, तो ऑप्शन डी याद करके जाइए। ठीक है, सबका ऑप्शन डी आ रहा है 70 का, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 71 पे है कि निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना की थी? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जूठन, जिनकी आप आत्मकथा पढ़ते हैं, देखिए आगे आगे भी गया। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के दो भाइयों का नाम क्या है? 72 पे प्रश्न है, तो इनके दो भाइयों का नाम जसवीर और जनेसर है, तो ऑप्शन बी आपको रट जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन सी रचना मलयज की नहीं है? ये देखिए पूछ रहा नहीं है, तो अबूतर कबूतर इनकी रचना है? नहीं है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। थानू किस कहानी का पात्र है? तो थानू हम लोग तिरीच में पढ़ते हैं, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। आगे देखिए प्रश्न है 75 पर कि दत्तात्रेय के दुख किसकी रचना है? तो ये जो तिरीच जो लिखे हैं उदय प्रकाश, उन्हीं की रचना है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कह जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? जो आपका शिक्षा पाठ लिखे जे कृष्णमूर्ति, इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था, तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 77 नंबर प्रश्न। कह मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य परंपरा के कवि थे? ये आपसे पूछा गया। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो प्रेमाख्यान का मतलब काव्य परंपरा के कवि थे, तो ऑप्शन बी याद करके जाइए। निम्नलिखित में कौन कवि अष्टछाप में शामिल थे? तो सूरदास जो थे वो अष्टछाप में शामिल थे। हिंदी है, इसमें मैं जल्दी जल्दी आंसर करा रहा हूं ताकि आगे आपका सब्जेक्टिव प्रश्न का भी चर्चा करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन कृति सूरदास द्वारा रचित नहीं है? तो चित्ररेखा सूरदास की रचना है? नहीं है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 80 नंबर यहां पे है। कह रहा है प्रश्न कि हनुमान बाहुक नामक कृति किसकी है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हनुमान बाहुक तुलसीदास की रचना है,
तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखिएगा। 81 पे प्रश्न है कि तुलसीदास, अच्छा मैं देख लूं 80 का सही विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल तुलसीदास के गुरु का नाम पूछा रहा है। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? नरहरि दास था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पे प्रश्न है कर निम्नलिखित में कौन कवि, 82 नंबर प्रश्न है, राम भक्त थे? ये आपसे पूछा गया। तो राम भक्त कवि कौन थे? नाभादास थे। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कवि भूषण किस काल के कवि हैं? तो कवि भूषण जो है रीति काल के कवि हैं। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। एक प्रश्न और यहीं पे है, देख लेते हैं हम लोग। कह रहे कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि राजा रुद्र शाह ने दिया था। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 85 पे क्या पूछा है? कह रहा है प्रश्न कि कविता लेखन का आरंभ जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया था? मतलब जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे, तो ये जो कविता लिखना शुरू किए थे तो ये किस भाषा में लिखना शुरू किए थे? तो व्रज भाषा में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद ही किए थे। तो ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन रचना छायावाद की प्रतिनिधि रचना है? तो कामायनी। ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखिएगा 87 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 88 पे क्या पूछा है? कह रहा है प्रश्न की स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भागीदारी किसकी थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी थी। तो याद रखेंगे। शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का नाम आप जानते हैं, धर्म देवी था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके 89 नंबर प्रश्न का, ऑप्शन सी। चलिए कवि और शायर एक साथ निम्न में से कौन थे? मतलब इसमें से कौन जो है कवि भी थे और शायर भी थे? ये आपसे 90 नंबर प्रश्न पूछा गया। तो शमशेर बहादुर सिंह। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है यहां पे देखिए कि निम्नलिखित में से, यहां पे प्रश्न है, कौन रचना गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है? तो काठ का सपना आप जानते हैं, गजानन माधव मुक्ति बोध की है। तो ऑप्शन डी। हरचरना किसका प्रतिनिधि है? तो हरचरना जो है वो आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन ए 92 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। रास्ता इधर से है, ये किसकी रचना है? ये आपसे पूछा गया 93 नंबर प्रश्न। तो देख लें ऑप्शन, तो रघुवीर सहाय का है। तो ऑप्शन बी पे है। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कर अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कौन कवि कार्यरत थे? तो विनोद कुमार शुक्ल थे। बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि को दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान प्राप्त हुए? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रश्न पूछा है, अशोक वाजपेयी को प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन डी के साथ जो भी विद्यार्थी जा रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। करें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक के पद पर किस कवि ने कार्य किया था? तो ये तो आप मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं, ज्ञानेंद्र पति ने। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1870 से 90 के बीच लगभग 300 कहानियां किसकी प्रकाशित हुई है? तो लगभग 300 कहानियां गाइडी मोपासा की, मतलब कि आपका जो प्रतिपूर्ति है उससे प्रश्न आ रहा है, जो हिंदी में लास्ट में दिया है। तो गाइडी मोपासा की कहानी प्रकाशित हुई है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 98 नंबर प्रश्न देखिए। करे किस लेखक की रचना शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की अमानवीयता को रेसे रेसे से उघेड़ता है? ये प्रश्न 98 पे। तो अंतन चेखव की रचना, ये पूरा उनके बारे में बताया जा रहा है। शुरू में देखिएगा उनके बारे में जो है, तो उसी में एक लाइन लिखा गया है। 99 नंबर प्रश्न कि अफ्रीकी देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था? तो हेनरी लापेज का हुआ था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हर एक चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यह पंक्ति की शीर्षक कहानी की है? तो उसने कहा था लहना सिंह जब अंत समय आता है तो यही वाक्य बोलता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 100 मैंने बता दिया, एग्जाम में आपका जो डेट बढ़ा है हिंदी का, तो उसमें 50 बनाइएगा, ऐसे पूरा 100 में 100 याद रखिएगा फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। अब आइए समझते हैं सब्जेक्टिव, सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान से चीजें समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी एक विषय पर निबंध लिखे, चाहे आप महंगाई पर लिख दिए, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, या दीपावली पर, या वृक्षारोपण पर, या आतंकवाद विषय के लिए विश्व के लिए कैसे खतरा है, या राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का योगदान। तो आगे अभी प्रश्न में दिखा रहा, आगे मैं महंगाई पे आपको लिख के बताऊंगा। ठीक है, आगे महंगाई पे हम लोग लिखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरण का सप्रसंग व्याख्या करना है। तो इसमें क्या होता है कि कौन सा पंक्ति है किस पाठ से पूछा, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं ये, तो मुझे लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से, उसके लेखक कौन है, आगे मैं लिखाऊंगा चीजें, तो इसमें से कोई दो आप लिख सकते हैं। आप चाहे तो एक कविता कहानी में से, चाहे दोनों कहानी दोनों कविता, दो आपको इसमें से लिखना है। यहाँ पे देख लीजिएगा, फिर यहाँ पे है कि दोनों में से कोई एक पत्र आप लिख दीजिए, आगे मैं उत्तर बताऊंगा। इसमें से किसी 5 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, पूरा 10 प्रश्न है। इसमें से 3 प्रश्न का ये दीर्घ उत्तरीय देख लीजिए, 5 अंक ये प्रश्न है। और यहाँ पे दोनों में से कोई एक मोबाइल फोन के बारे में था, एक अखबार सम्राट अकबर के बारे में, तो किसी एक का संक्षेपण करते हैं। अब चलिए ऑब्जेक्टिव मैंने सब्जेक्टिव का उत्तर भी मैं इसी क्लास में आपको करा दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सब्जेक्टिव का उत्तर आसानी से आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको डाउनलोड नहीं, अभी मैं आपको पूरा एक एक चीजें समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। आप अगर चाहे डाउनलोड करना तो भी कर सकते हैं। इस चैनल का नाम देख लीजिए, इस तरह AR कैरियर पॉइंट आप टाइप करके सर्च कीजिएगा, जिस तरह मैं सर्च कर रहा हूं इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट आप में आएगा। लाइव में एक एक चीज करके दिखा रहा हूं, इस वेबसाइट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। देखिए आपके सामने कुछ इस तरह वेबसाइट ओपन कर देगा। आइए यहीं पे सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर है, तो मैं यहीं से आपको दिखाकर समझा दे रहा हूं, यहाँ से आप चीजें डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे arcareerpoint.com वेबसाइट आपके सामने इस रूप में ओपन होगा। ये चीज पूछेगा तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा, कोई भी इस पे पोस्ट आएगा, यहाँ पे अलाउ वगैरह करते हैं तो आप पे नोटिफिकेशन चला जाएगा, आपको खोजना नहीं पड़ेगा डायरेक्ट। अब यहाँ पे क्लास 12 कैटेगरी है, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे देख लीजिएगा क्लास 12 कैटेगरी है। और इसमें देखिए यहाँ पे है आपका अंग्रेजी का, यहाँ पे हिंदी का, 2 विषय का प्रश्न पत्र का मतलब कि एग्जाम अभी शेष था, तो हिंदी वाले पे अभी हम लोग क्लिक करते हैं। अंग्रेजी का भी क्लासेज हो चुका है, इसी चैनल को आप सब्सक्राइब करके देख भी सकते हैं। इंग्लिश का भी क्लासेज हो गया है। तो पूरा मैंने जैसे हिंदी पे क्लिक किया तो आपके सामने देखिए हिंदी एग्जाम को लेकर एक एक जानकारी ये ओपन कर देगा। जैसे कि पूरा यहाँ पे जानकारी आप पढ़ सकते हैं, किस रूप में प्रश्न पत्र आया है, यहाँ पे देख लीजिए कब एग्जाम डेट है, जैसे 23 के दिन है, सेकंड शिफ्ट में, तो पूरा बताया जा रहा है। 100 में 100 का सही उत्तर है, कोई 50 यहाँ से भी देख सकते हैं। अब देखिए आइए सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला था आपका चीजें, यहाँ पे देखिएगा समझिएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे, महंगाई पे, तो महंगाई पे पूरा मैं यहाँ पे निबंध लिख दिया हूँ। यहाँ पे देख लीजिए महंगाई पे पूरा महंगाई के बारे में निबंध लिख सकते हैं। 12 का निबंध है तो कोशिश कीजिएगा इस तरह 100 से 120 शब्द में लिखा जाए। जैसे महंगाई पर आपको निबंध लिखना है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको चीजें समझा भी दे रहा हूँ। यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए इसको आप मैंने बड़ा किया, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ ठीक है, इतना पे ठीक है। अब महंगाई पे जैसे निबंध लिखना है तो ऐसे आप लिख सकते हैं आसानी से कि महंगाई का अर्थ होता है वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होना। मतलब निबंध ऐसा लिखिए कि एक सामान्य आदमी भी महंगाई के बारे में जो कुछ नहीं जानता वो भी पढ़ के आपके निबंध को समझ जाए, महंगाई पर उसके पास कुछ ज्ञान हो जाए। इसे बोलते हैं निबंध, अपने मतलब कि उसको बांध देना अपने शब्दों के, अपने ज्ञान के आधार पे। तो महंगाई का अर्थ क्या होता है, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। इस महंगाई पर ही मैं क्यों सिखा रहा हूं, पूरा चीजें इस यहाँ पे सीख के रखेंगे तो इसी तरह फाइनल बोर्ड एग्जाम में एक पर आपको इसी तरह निबंध लिखना होगा, हो सकता है यही निबंध आ जाए। ठीक, इसी तरह जिस रूप में यहाँ पे सॉल्व किया गया इसी तरह फाइनल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा, ऐसे ही आपको चीजें सॉल्व करना है। तो महंगाई पर निबंध ऐसे ही लिखना चाहिए। इस महंगाई पर ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था टिकी होती है। महंगाई मनुष्य के जीवन शैली को प्रभावित करती है। आज समाज की यह प्रमुख समस्या है। मतलब आजकल महंगाई आप देख ही रहे, जिसने उच्च मध्यम एवं निम्न सभी वर्ग की कमर तोड़ रखी है। महंगाई की समस्या न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व की गंभीर समस्या बन गई है। इस समस्या के कारण बहुत से लोगों की आर्थिक स्तर घटता है। हमारा देश भारत जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। ये तो पुराना डाटा है, आधिकारिक डाटा नहीं है, लेकिन जो मोटा मोटी डाटा है उसके अनुसार अब हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से 1 पर पहुंच गए। पहले चीन था, अब 1 पर पहुंच चुके हैं, लेकिन आधिकारिक अभी घोषणा नहीं हुआ है। पर उस तरह की पैदावार नहीं हो पा रही है जिससे आए दिन सामान के दाम बढ़ते हैं। आजादी के बाद भारत में 3 चीजें हमेशा बढ़ती रही है, भ्रष्टाचार, असमानता और महंगाई। ये तीनों सगी बहनें हैं, ये एक साथ बढ़ती है। अब देखिए जब से आजादी हुआ तब से आप देखेंगे 2-3 चीज का नारा आपको हमेशा हर एक चुनाव में देखने को मिलेगा कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लीडर लोग आपसे वादा करते हैं, महंगाई खत्म कर देंगे, गरीबी खत्म कर देंगे, लेकिन ये कभी खत्म होगा नहीं, आपको खुद से करना होगा अपने लिए, बाकी दूसरा कोई आपके लिए खत्म नहीं कर सकता है। भ्रष्टाचार बढ़ता है तो धनवान और धनी हो जाते हैं और गरीब बिल्कुल लंगोटीधारी हो जाते हैं। काले धन के कारण कालाबाजारी बढ़ती है, उससे महंगाई बढ़ती है। इस तरह देखिए आप लिखिएगा, आपको पूरा अंक मिलेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है
कि हमारे देश के अमीर लोग इस महंगाई के सबसे अधिक जिम्मेदार होते हैं। आपातकाल के शुरू में वस्तुओं की कीमत कम रखने की परंपरा चली, लेकिन व्यापारी अपने मनमानी करते हैं। सामान्य जनता पर महंगाई का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। उसके पास सीमित पूंजी होती है और उसकी खरीदने की शक्ति कमजोर हो जाती है। अफसरशाही, नेता, व्यापारी ये सभी महंगाई को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक जिम्मेदार हैं। इस समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है। यदि सरकार मुद्रास्फीति पर रोक लगाए तो शायद महंगाई पर कुछ लगाम लग सकेगी। मतलब जब निबंध आप लिख रहे हैं तो पहले उसके बारे में देखिए हमने कैसे बताया महंगाई का, फिर उसका दुष्परिणाम क्या है, और महंगाई का कुछ अच्छा परिणाम हो सकता नहीं। कुछ ऐसे टॉपिक पर लिख रहे हैं जिसका मान लीजिए लाभ, जैसे मोबाइल फोन पर लिख रहे हैं तो वहां उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, लाभ और हानि दोनों बताते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ आप बता रहे हैं कि ये समस्या का समाधान भी बताइए, तो यहाँ पे समस्या का समाधान बताया जा रहा है। सरकार को अधिक पैमाने पर गांव का विकास कर उन्हें जागरूक करना चाहिए, जिससे वे आधुनिक संसाधन का प्रयोग करें और पैदावार बढ़ाएं। हमारी अधिकांश समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या है। जब तक जनसंख्या को वश में नहीं किया जाएगा, महंगाई वश में नहीं आएगी। महंगाई को वश करने के लिए उचित राष्ट्र नीति जरूरी है। महंगाई को रोकने के लिए लोगों को अपनी जमाखोरी की प्रवृत्ति छोड़नी होगी। मैं समझ रहा है कि जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था में महंगाई कैसे होता है, डिमांड सप्लाई का रूल है कि किसी चीज का डिमांड कम है, मांग कम है, और सप्लाई आप बढ़ा दिए तो उसका दाम ऑटोमेटिक गिर जाएगा। डिमांड हाई करने के लिए लोग क्या करते हैं, जैसे कोई चीज है तो बाजार से पहले कहीं पे स्टोर कर देंगे, मार्केट में नहीं आएगा, चीजें की कीमत मतलब कि बढ़ जाएगा क्योंकि उसका कमी होगा, डिमांड ज्यादा है और मतलब कि सप्लाई कम है, तब उसका दाम जब बढ़ जाएगा तो वो मार्केट में लॉन्च करते हैं, उसे ही बोलते हैं जमाखोरी। अब आगे बताया जा रहा है कि उपभोक्ता को भी उतनी ही वस्तुएं चाहिए जितने की उसे आवश्यकता हो। दोबारा जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता को तभी सामान लेना चाहिए। इस तरह से महंगाई पर काबू किया जा सकते हैं। तो महंगाई पर एक अच्छा निबंध एक अच्छे विद्यार्थी से उम्मीद किया जाता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब देखिए आगे जो था कि दो का आपको व्याख्या करना था, तो दो का जो पहले पे था उसका यहाँ पे व्याख्या है, समझिएगा ध्यान से। व्याख्या जब भी पूछे ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैं आपके लिए लिखा हूं कि प्रस्तुत पंक्ति रामधारी, जो पंक्ति था वो रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि का यह कहना चाहता है कि जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लताएं फलती फूलती है, मतलब ये अर्धनारीश्वर से लिया गया था पहला पंक्ति जो मैं दिखा रहा था वो, पत्नी भी पुरुषों के अधीन है, वह पुरुष के पराधीन है, इसी कारण नारी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहां तक कि जीवन और मरण भी पुरुष की मर्जी पर हो गए हैं। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा है कि पुरुषों की इच्छा पर हुआ है। वृक्ष की लताएं वृक्ष को चाहने पर ही अपना पैर फैलाती है, उसी प्रकार स्त्री ने भी अपने को आर्थिक पंगु मानकर पुरुष की अधीनता स्वीकार कर ली है और यह कहने की विवश हो गई है कि पुरुष के अस्तित्व के कारण ही मेरा अस्तित्व है। इस परवस्था के कारण उसकी सहज दृष्टि भी छीन गई है, जिससे यह समझती है कि वह नारी है। उसका अस्तित्व है एक सोची समझी साजिश के तहत पुरुषों द्वारा वह पंगु बना दी गई है। इसीलिए वह सोचती है कि मेरा पति मेरा कर्णधार है, मेरी नैया वहीं पार कर सकता है, मेरा अस्तित्व उसके होने के कारण को लेकर है। वृक्ष लता को अपनी जड़ों से सींचकर उसे बढ़ने का मौका देता है और कभी दमन भी करता है। इसी तरह एक पत्नी भी इसी दृष्टि से अपने को देखती है। इस पर डिटेल में हम लोग अर्धनारीश्वर पाठ अगर पढ़े होंगे तो रामधारी सिंह दिनकर इस पर डिटेल पे चर्चा किए हैं। अब दूसरा जो प्रश्न था जूठन पाठ से लिया गया था, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है, तो उसका भी आपको ऐसे लिखना है कि दो ही का मतलब कि लिखना था और सेम देख लीजिए इतना ही आपको चीज है। और इसी तरह एग्जाम में भी दूसरे नंबर पे आपको ये लिखना पड़ेगा, मतलब कि व्याख्या टाइप प्रश्न कि प्रस्तुत गद्यांश सुप्रसिद्ध दलित आंदोलन के नामवर लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा जूठन शीर्षक से लिया गया। ये तो आपको शुरू में लिखना ही होगा। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने समाज की विद्रूपताओं को कटाक्ष दिया है। लेखक के परिवार द्वारा श्रम साध्य कर्म किए जाने के बावजूद दो जिन की रोटी भी नसीब न होती है। रोटी की बात कौन कहे, जूठन नसीब न होना भी कम मुश्किल न था। विद्यालय का हेडमास्टर चूहड़े के बेटे को विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहते हैं, उसके खानदानी काम ही उसके लिए है। चूहड़े का बेटा है लेखक, इसीलिए पतलों का जूठन ही उनका निवाला है। इस समाज में शोषण का तंत्र इतना मजबूत है कि शोषण बिना पैसे का काम करवाता है, अर्थात बेगार लेता है। श्रम साध्य के बदले मिलती है गालियां। लेखक अपनी आत्मकथा में समाज की क्रूरता को दिखाता है कि लेखक के गांव में पशु मरता है तो उसे ले जाने का काम चूहड़ों का ही है। एक काम बिना मूल्य के है। यह तंत्र का चक्र है जिसमें निर्धनता को बरकरार रखा गया है। तो इस तरह आप उत्तर लिख देंगे। अब यहां पे देखिएगा
अब एक जो प्रश्न था आपका मतलब कि जिसमें लिखना था पत्र लेखन से, तो ये प्रश्न था कि अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिकाएं मंगवाने का अनुरोध किया गया हो। तो पत्र ऐसे ही लिखना चाहिए, यहाँ पे जैसे लिखा गया है देख लेंगे। सेवा में प्रधानाचार्य, यहाँ पे मतलब कि AR कैरियर पॉइंट कोचिंग का नाम है, यहाँ पे जगह है, तो अपने स्कूल का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। विषय पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिकाएं मंगवाई जाने के लिए निवेदन आप कर रहे हैं। महोदय, विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों के अलावा हमें कुछ अन्य पुस्तकें भी पढ़ना चाहिए। इसमें मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही साथ भाषा का भी विकास और मन में नए विचारों की उत्पत्ति भी होती है। मुझे और मेरे मित्रों को हिंदी पत्रिकाएं पढ़ने का बहुत शौक है, पर हमारे पुस्तकालय में इन पत्रिकाओं का अभाव है। इसीलिए आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप पुस्तकालय में पत्रिकाओं की संख्या बढ़ाएं। आशा है कि आप इस पर ध्यान देंगे, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र अपना नाम, क्लास क्रमांक, ये सभी चीज लिख दीजिएगा, तो ये पूरा आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अब था कि 5 प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहले प्रश्न का यहाँ पे देखिए, प्रश्न जो पूछा था मैं दिखा रहा था, ये आपके बुक से है कि इसमें तो कुछ समझने वाला नहीं, ये चीजें आप याद रखेंगे। तो पहला क्या प्रश्न पूछा था कि उसने कहा था जो कहानी कितने भागों में बटी हुई है, तो 5 भागों में बटी हुई है, और इस पूरी कहानी में 3 भागों में किसका वर्णन है, युद्ध का वर्णन। तो ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ये प्रश्न पूछा था कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी गई, तो 5 भागों में, और इसमें 3 भाग में किसका वर्णन है, युद्ध का। ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में प्रश्न था, तो उसका उत्तर है यहाँ पे देख लीजिए, 5 प्रश्न का उत्तर है। तो ये तो चीजें आपको पढ़ के याद करना पड़ेगा, ये 5 है, ये तो व्याकरण से है नहीं। और ये भी 3 था आपके बुक से है, तो बुक पढ़ोगे तभी इसका उत्तर दे पाएंगे। देखिए 3 का उत्तर है। अच्छा, इसमें था कि एक का मतलब कि संक्षेपण करना था, तो यहाँ पे मोबाइल का दुष्परिणाम और उसका संक्षेपण है शीर्षक देकर, ठीक है। तो पूरा यहाँ पे आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का उत्तर अपडेट है। तो हिंदी का पूरा टेंशन खत्म। इसी तरह मैं अंग्रेजी का भी आपको क्लासेज दे चुका हूं, पीछे आपको अंग्रेजी का भी क्लासेज मैं आपको पूरा करा दिया हूं। बाकी पूरा जानकारी AR कैरियर पॉइंट सर्च करके arcareerpoint.com वेबसाइट पे आइए और क्लास 12 कैटेगरी में आइएगा, और अंग्रेजी हिंदी का पेपर शेष है, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश का यहाँ पे हिंदी पे आकर डाउनलोड कर लीजिए। तो ऐसे ही आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी चीजें मतलब कि सॉल्व करना है। सेंटअप एग्जाम को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो एग्जाम अच्छा से देकर आइएगा सेंटअप एग्जाम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।